नमस्कार। शब्द यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखा जाए तो शब्द भी बहरूपीय होते हैं। कभी यक्ष प्रश्न बनकर सामने आ खड़े होते हैं, तो कभी अचानक ही आसान सा हल बन जाते हैं। कभी खुद ही हंसी का पात्र बन जाते हैं, तो कभी ऐसा कटाक्ष करते हैं कि सुनने वाला पानी पानी हो जाए। कभी एक सुर में गीत की तरह बहते हैं, तो कभी हर सीमा, हर बांध को तोड़ देते हैं। वक्त और ज़रूरत के अनुसार चोला बदलने में माहिर शब्द वाकई बहरूपीय होते हैं। तो आज शब्द यात्रा में शब्दों के किन किन रूपों से आपका परिचय होगा, आइए जान लेते हैं। आज रूबरू में प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण की यादों को ताज़ा करेंगे। किताबों की दुनिया में दिनेश द्विवेदी द्वारा संपादित पुस्तक मृदुला गर्ग व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा होगी। धरोहर में आज चलेंगे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और अंत में जीवन के रंग। एक रचनाकार साधारण सी बात को भी असाधारण बना देता है। उसके लिए उसके जीवन की हर घटना असाधारण और हर अनुभव अनमोल होता है। प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण की कविताएं इस बात का अद्भुत उदाहरण है। आज रूबरू में हम उन्हीं को याद करेंगे। साहित्य में अगर नैतिकता के प्रश्न को न सोचा जाए तो मुझे ये अजीब लगता है। आज जो हालत हम देख रहे हैं अपने समाज की, अपने राजनीति की, एक औसत मनुष्य की, तो मुझे तो बड़ा स्वाभाविक लगता है कि हमारा ध्यान बार बार नैतिकता की ओर जाए और उन आधारों की ओर जाए जो नैतिकता को हमारे समाज में, हमारी राजनीति में, हमारी दिनचर्या में संभव बना सकें, इस हद तक संभव बना सकें कि वो स्वाभाविक हो जाए हमारे बीच। इस बात को मैंने अपनी कई कविताओं में व्यक्त करने की कोशिश की है। मेरा जन्म यहीं फैज़ाबाद में 1927 में हुआ था। मेरे पिताजी का कामकाज भी यहीं था, ज़्यादातर सब। प्रारंभिक शिक्षा मेरी यहीं हुई और इस जगह की, इस घाट की बड़ी घनिष्ठ याददाश्तें हैं मेरे दिमाग में। और सुबह के वक्त अक्सर घर के लोगों के साथ यहाँ आता था। छोटा था मैं, तो यहीं तैरना सीखा। नहाने का एक यहाँ के बड़ी प्रसिद्ध सुबहें कही जाती हैं, ये गुप्तार घाट, जिसके लिए कि प्रसिद्ध है कि भगवान राम ने यहीं अपना शरीर त्याग किया था, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए इसका नाम गुप्तार घाट पड़ा। तो यहाँ हम लोग अक्सर आया करते थे। अयोध्या में हमारा पहले से परिवार का एक पुश्तैनी मकान था। अयोध्या फैज़ाबाद हालांकि दो नाम हैं ज़रूर, लेकिन मुश्किल से 4 मील 6 किलोमीटर के करीब का फासला है दोनों के बीच। तो रोज़ ही आना जाना लगा रहता था। अयोध्या में कई वर्ष मेरे बचपन के बीते। इस समय मेरी माँ बीमार हुई बहुत घातक रूप से, टीबी से। उस समय हम लोग बाकी परिवार से अलग कर दिए गए ताकि यहाँ रह करके उनका इलाज ठीक हो सके। और यहाँ से ही हम लोग स्कूल या कॉलेज जाते थे। मैं था, मेरी बड़ी बहन, मेरे बड़े भाई। बाद में मेरी बहन को भी टीबी हो गई थी। यहीं मेरी माँ का देहांत हुआ। इसलिए बहुत सी यादों के साथ एक बहुत गहरी उदासी की याद भी मेरे मन में है। और जब भी सोचता हूँ माँ के बीमारी के दिनों को, तो ऐसा लगता है कि बचपन में शायद उसको इतना नहीं महसूस किया जितना अब उसको ज़्यादा समझ पाता हूँ मैं। बाद की यादों में मेरे पिताजी बहुत वर्षों बाद, जिनका देहांत अभी हाल में ही हुआ 89 में, वो भी न जाने क्यों उनका मन हुआ कि यहीं आके रहना चाहते हैं। तो ये जहाँ मैं बैठा हूँ इसी कॉटेज में, फिर वो भी आके रहे और 3-4 साल हम लोग आते जाते रहते थे लखनऊ से। यहाँ ही उनका
देहांत हुआ। तो जहाँ अयोध्या की तमाम यादें मेरे मन में हैं, पारिवारिक स्तर पर ये दो त्रासद यादें जो हैं वो शायद हमेशा के लिए हैं। और मेरी अनेक कविताओं में इनकी स्मृतियाँ आती रही हैं। खासकर नीम के फूल को याद कर सकते हैं। तो जब भी यहाँ आता हूँ तो मेरे मन में वो यादें घूम जाती हैं। लखनऊ में सन 40 के लगभग फैज़ाबाद से आ गया था और पहला मेरा अनुभव स्कूल और कॉलेज का है। क्रिश्चियन कॉलेज में विज्ञान का विद्यार्थी था उस समय। यूनिवर्सिटी में मैंने फिर साइंस से आर्ट्स में ज्वाइन किया। आर्ट्स में इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री और हिंदी मेरा विषय था। रघुवीर साहब मेरे साथियों में से थे एमए इंग्लिश लिटरेचर में। शायद उस वक्त अंग्रेज़ी साहित्य में जब मैं एमए कर रहा था, पहली बार मैंने अंग्रेज़ी में कुछ कविताएं लिखी थी। उसी समय कुछ अनुवाद भी मैंने किए थे मौलाना की कविताओं के हिंदी में। लेकिन जल्दी ही मुझे लगा कि अंग्रेज़ी में शायद मैं नहीं लिख सकूंगा और हिंदी में ज़्यादा मेरी कविताएं सहज होंगी। इसी वक्त कुछ अनुवाद मेरे छपे थे प्रतीक में और बाद में मेरी कविताओं में से अज्ञे जी ने कुछ कविताएं तीसरा सप्तक के लिए चुनी थी। हालांकि तीसरा सप्तक चक्रव्यूह के बाद छपा 59 में और चक्रव्यूह मेरा 56 में आ गया था। लेकिन इनमें कुछ कविताएं ऐसी हैं जो चक्रव्यूह से पहले की लिखी हुई कविताएं हैं। जिधर घुड़सवारों का रुख हो उसी ओर घिसट कर जाते हुए मैंने उसे कई बार पहले भी देखा है। दोनों हाथ बंधे मजबूरी में, फिर एक बार कौन था वह, कह नहीं सकता, क्योंकि केवल 2 बंधे हुए हाथ ही दिल्ली पहुंचे थे। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद आता है। आत्मजयी उसी से प्रेरित है जिसके कुछ अंश मैं यहाँ सुना रहा हूँ। उसकी निरपराध आँखों के अवसान में प्रतिदिन एक सूर्य की बलि दी जाती और वह उस व्यर्थ वेदना की छटपटाती पराकाष्ठा से गुजरता, बिना अस्त हुए, बिना शांति पाए। एक अंतिम सांझ अभी शेष है, साक्षी उन दिनों की जिन्हें उसने किसी तरह जीवित रखा, निरंतर सींचकर आत्मा के रक्त से। समिधा में किरणों की चमचमाती बर्छियां उसे सैकड़ों निरीह टुकड़ों में काटकर स्वाहा कर देती हैं, किंतु वह मरता नहीं। विहित होकर अतल जल के धधकते हुए दीर्घ सायंकाल में असंख्य मछलियां बन जाता है और वध किया हुआ सूर्य डूबकर पुनः उसकी ही दुनिया में उदय होता है। किसी रचना को पढ़ते समय कभी कभी उसके रचयिता को जानने की एक प्रबल इच्छा मन में जाग उठती है, क्योंकि जाने अनजाने रचयिता का अपना व्यक्तित्व, उनके अपने अनुभव उनकी रचनाओं में उतर ही आते हैं और उन्हें जानना भी किसी रोचक किताब को पढ़ने जैसा ही है। आज किताबों की दुनिया में जिस किताब पर चर्चा होगी वो भी एक प्रसिद्ध रचनाकार पर ही आधारित है। मृदुला गर्ग, व्यक्तित्व और कृतित्व, दिनेश द्विवेदी द्वारा संपादित इस पुस्तक पर चर्चा करेंगे प्रसिद्ध आलोचक और साहित्यकार महेश दर्पण।
मृदुला गर्ग, व्यक्तित्व एवं कृतित्व। यह पुस्तक उन दिनेश द्विवेदी द्वारा संपादित है जिन्हें भारत में महिला रचनाकारों का विशेषज्ञ अध्येता माना जाता है। पुनश्च जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से महिला कथाकार विशेषांक के जरिए देश भर में अपनी बड़ी पहचान बनाने वाले दिनेश द्विवेदी द्वारा संपादित यह पुस्तक मृदुला गर्ग के दीर्घ रचना कर्म और एक अनुकरणीय प्रेरणाप्रद जीवन को समझने के लिए एक कुंजी मानी जा सकती है। इस पुस्तक में 3 खंड हैं: कृतित्व, व्यक्तित्व और साक्षात्कार। कृतित्व खंड को समझने के लिए जिन रचनाकारों ने, जिन आलोचकों ने, जिन सहकर्मियों ने मृदुला जी पर अपनी लेखनी चलाई है, उनकी संख्या 53 है। इसमें विविध पीढ़ियों के आलोचक, रचनाकार और संपादक शामिल हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि कृष्णा सोपती और मन्नू भंडारी के बाद आई पीढ़ी में जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली रचनाकार हैं, उनमें से मृदुला जी एक हैं। मृदुला जी के लेखन के प्रारंभ से लेकर और मिलजुल मन के बाद तक की रचनाओं में क्या है, क्यों है, कैसा है और वो समाज को प्रभावित करने की कैसी क्षमता रखता है, यह बताने वाले आलोचनात्मक लेख इस पुस्तक को इसलिए संग्रहणीय और पठनीय बनाते हैं कि इसमें मनोहर श्याम जोशी ने भी लिखा है, इसमें योगेश गुप्त ने भी लिखा है, सुनीता जैन ने भी लिखा है और अनेक ऐसे आलोचक जिनमें मैनेजर पांडे भी शामिल हैं, उन्होंने अपना योगदान दिया है, जिससे इस पुस्तक का महत्व और बढ़ गया है। व्यक्तित्व खंड एक ऐसा खंड है जिसमें मृदुला जी को करीब से जानने और समझने वाले लोगों ने उनके व्यक्तित्व पर अपनी कलम चलाई है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि एक समय की बेहद शर्मीली लड़की उमा बाद में कैसे मृदुला गर्ग में तब्दील हो गई और उसने एक तरह से नारी स्वातंत्र्य के भारतीय परिभाषा को जन्म दिया। उनके उपन्यासों में कठगुलाब से लेकर और इधर मिलजुल मन तक, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, आप पाएंगे कि एक ऐसी बड़ी रचना यात्रा है जिसमें उनकी कहानियाँ, उनके उपन्यास और उनके वे कटाक्ष जो जीवन को समझने के लिए ऐसी चिकोटियाँ काटते हैं जिसमें राजनीतिक चेतना से संपन्न एक दृष्टि भी है और अपने समय की, अपने सभ्यता की, अपने समय के मनुष्य की जीवन को समझने वाली चीज़ों को तैयार करने वाले औजार भी मृदुला जी ने दिए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मृदुला जी पर कलम चलाने वाले, ख़ासकर व्यक्तित्व खंड में कलम चलाने वाले लोगों ने इस बात की कोई परवाह नहीं की है कि वो मृदुला बचपन की मृदुला थी, जवानी की मृदुला थी या वो आज की एक बेहद सम्मानित, प्रतिष्ठित और पहले पायदान पर पहुंची हुई हिंदी की वरिष्ठ लेखिका मृदुला गर्ग हैं। वो जैसा उन्हें जानते थे वैसे मृदुला गर्ग को उन्होंने प्रस्तुत किया है। तीसरा खंड साक्षात्कार खंड का है और साक्षात्कार खंड में बहुत ही समझ में आने वाली बातचीत, जिसके ज़रिए उनकी रचनाएं, उनकी रचना प्रक्रिया, उनकी भाषा, उनका परिवेश, मृदुला गर्ग को बनाने वाले वे तमाम उपकरण इस तरह से खुलते हैं कि जैसे हम एक रचनाकार को पढ़ने, समझने और उसके पूरे जीवन दृष्टि को पा लेने का सुख पाते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मृदुला गर्ग को अलग अलग कोणों से लोगों ने पढ़ा है। चितकोबरा को पढ़ने वाले अलग हैं, अनित्य को पढ़ने वाले बिल्कुल अलग हैं, वसु का कुटुंब को पढ़ने वाले अलग हैं और मृदुला जी की कहानियों को पढ़ने वाले अलग हैं। आप देखिए कि अंग्रेज़ी से कथा लेखन की शुरुआत करने वाली मृदुला गर्ग कैसे तुरंत हिंदी में स्वतः स्फूर्त ढंग से प्रवेश कर जाती हैं और अपना एक ऐसा मुकाम तय करती हैं जो आज़ादी के बाद की भारतीय भाषाओं में रचे जा रहे साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान हिंदी की लेखिका को दिलाता है। मैं कहना चाहूँगा कि इस पुस्तक का एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है आलोचक और हिंदी के गंभीर अध्येता राम बख्श के वो 2 पत्र, जिनके ज़रिए उन्होंने मृदुला जी से
एक बड़ा ही खूबसूरत संवाद किया है। इस संवाद में वो मृदुला जी के सामने अपनी शिकायतें भी रखते हैं, अपने शिकवे भी रखते हैं, पत्नी द्वारा पढ़े गए उपन्यास के पाठ की बात भी करते हैं और मृदुला जी बहुत संक्षेप में उसका एक ऐसा सटीक उत्तर देती हैं जिसे पढ़कर हमारी तमाम जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं। इसमें अनामिका का साक्षात्कार ख़ास तौर पर पढ़ने योग्य है, क्योंकि अनामिका जी स्त्री स्वातंत्र्य की पक्षधर हैं और वे इस तरह के स्त्री स्वातंत्र्य की बात करती हैं जिसे पढ़कर हम आज के ज़माने की बात को समझ सकते हैं। मैं सबसे ज़रूरी बात ये कहना चाहूँगा कि दिनेश द्विवेदी मृदुला जी को पात्रों की मानसिकता के समझने के बहाने जानना चाहते हैं और वो मृदुला जी के उन गंभीर अध्येताओं में से हैं जिन्होंने लंबे समय से न सिर्फ उन्हें बल्कि कृष्णा सोबती से लेकर के मन्नू भंडारी, अमृता प्रीतम, इंदिरा गोस्वामी, कमल कुमार, चित्रा मुदगल, मेहरुन्निसा परवेज़, किस किस लेखिका को उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इन सब के बीच मृदुला गर्ग के स्थान को वो अपने तरह से निर्धारित करते हैं और बताते हैं कि आज़ादी के बाद के समाज को समझने के लिए मृदुला गर्ग को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। मैं यह पुस्तक पढ़ने की आपसे इसलिए वकालत करना चाहूँगा कि मृदुला गर्ग पर गंभीर और ठोस आलोचनात्मक एक तरफ और व्यावहारिक आलोचना की यह पुस्तक एक तरफ। इसके लिए संपादक दिनेश द्विवेदी को बहुत बहुत बधाई। अमेरिका के एक छोटे से शहर में एक महिला के घर के पास 110 साल पुराना एक सूखा पेड़ है। जब उसे हटाने की ज़रूरत महसूस हुई तो उस महिला ने उस पेड़ को काटा नहीं, बल्कि एक खूबसूरत सी लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया। बाकायदा शेल्फ लगवाई, दरवाज़ा है, छत है उनकी सरोखी लाइब्रेरी में और रोशनी का भी पूरा इंतज़ाम है। आस पड़ोस के लोग आते हैं, फ्री में किताबें ले जाते हैं और पढ़कर उन्हें वापस कर देते हैं। कुदरत और किताबों से प्यार की एक अनोखी मिसाल है उनकी ये लाइब्रेरी। आपको भी अगर किताबों से प्यार है और आप भी नए नए पुस्तकालयों की खोज में रहते हैं तो चलिए हमारे साथ धरोहर में। आज हम आपको ले जा रहे हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। National Law University Delhi Library is a state-of-art library. It is a special library because we cater the needs of our law researchers, students and teachers and the legal community. The name of the library is after the name of Honorable Justice Tejinder Pal Singh Chawla, who was former Chief Justice of Delhi High Court. Library provides an extensive and innovative information environment for study and scholarship to prepare students for responsible and productive lives in a legal profession and to support national and international leadership in improving the law and legal institutions through teaching, research and public services. Well, the collection of the law library is basically emphasized on two formats: primary and secondary sources of law and allied subjects. Well, primary sources of law focuses on treatises and commentaries, reporting and academic journals, reports, proceedings, legislative and constitutional material, treatise and loose leaf. Well, we also have a very good collection of dissertations and theses, moot memorial, which is really very important for the law students and researchers, legal encyclopedias and digest and many more, along with extensive ranges of national and international electronic resources to access the digital content which is available 24/7 within and outside campus of IP ranges of the university through various remote access services. Well, to meet the growing collection,
of internet usage and e-learning, the library has established Legal Information Resource Center, जिसे हम LIRC के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमारे पास 20 से ज़्यादा हाईटेक कंप्यूटर्स हैं विद माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हैवी ड्यूटी प्रिंटर्स, स्कैनर्स beside the separate base for the student. Well, the mission of the library is an indispensable partner with the university. We say the library is the heart of an organization. So we help in preparing competent lawyers, advancing legal scholarship and research skills. The mission of the library is basically to support teaching and research needs of the faculty, students, legal researchers by providing access to high-tech electronics as well as traditional form of information to enhance and support legal research and scholarship in 21st century. Well, the collection development of the Justice T.P.S. Chawla Library is framed on the basis of the fifth law of the Ranganathan, which say library is a growing organization. Well, the library has an excellent collection and broad coverage on national, foreign and comparative law collection. The library comprehensive print collection covers more than 50,000 documents, series of commentaries, reference collections, encyclopedias, dictionaries, yearly digest. The collection focusing more than 150 subject areas, and we have subscribing more than 150 journal in electronic format and print format. Other than the collection development, the library provide a lot of services to the users, like we provide electronic format or information through emails. We send the Supreme Court cases or other things to our users. Other services are also like SDI services, selective dissemination, and current awareness services. The library extensively provide the article indexing services, email alert services, and library also provide the library orientation programs. So with this note, I would like to share that National Law University Delhi Library is one of the best library in terms of the collection development and the services being provided to the legal fraternity, students, researchers, teachers and other legal community. अब पेश है जीवन के रंग। बीते दिनों राजधानी के श्री सत्य साई इंटरनेशनल सेंटर में आरंगेत्रम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रख्यात नृत्यांगना पद्म विभूषण सुश्री यामिनी कृष्णमूर्ति की शिष्या युवा नृत्यांगना सुश्री मेघल सब्रवाल ने अपनी प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में समा बांध दिया। भरतनाट्यम की परंपरा है कि जब शिष्या एकल प्रस्तुति के काबिल हो जाती है, तभी उसे गुरु और सभा के समक्ष प्रस्तुति देनी होती है, जिसे आरंगेत्रम कहा जाता है। किसी भी कलाकार के जीवन में आरंगेत्रम का बेहद महत्व होता है, जिसके लिए कई सालों के अथक प्रशिक्षण की जरूरत होती है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। नमः शिवाय। इस मौके पर सुश्री यामिनी कृष्णमूर्ति जी के जीवन और नृत्य पर आधारित एक फिल्म भी दिखाई गई, जिससे दर्शकों के दिलों में यामिनी जी की बेहतरीन नृत्य प्रस्तुतियों की यादें ताजा हो गईं। कार्यक्रम की शुरुआत मेघल ने बेहद खूबसूरत विनायक कवुथुवम के साथ की। अगली प्रस्तुति जतेश्वरम से मेघल ने अपने नृत्य और कौशल की झलक दिखलाई। ध
अपनी तीसरी प्रस्तुति में मेघल ने शुद्ध नृत्य दिखा वर्णम का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति कीर्तनम मधुरा मधुरम रही। मेघल ने अगली प्रस्तुति तिल्लाना पेश की। अपने गुरु के भरोसे को बखूबी कायम रखते हुए मेघल ने अपनी प्रस्तुतियों से सभी का दिल जीत लिया। उसकी प्रस्तुतियों से पूरा सभागार संगीत की थाप और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। किसी एक शब्द के कितने ही अर्थ हो सकते हैं और कितने ही अर्थ किसी एक शब्द में समा सकते हैं। शब्द और अर्थ का ये नाता जितना सुलझा हुआ नज़र आता है उतना है नहीं, लेकिन उतना उलझा भी नहीं है जितना हम समझते हैं। बस ज़रूरत है बारीकी से नज़र रखने की। हम भी आपकी राय और सुझावों पर बहुत बारीकी से नज़र रखते हैं, तो आप भी कुछ कहना चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है shabdyatra@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है शब्द यात्रा, कमरा नंबर 1030, 10वीं मंजिल, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।